कि किसी एक राज्य का इतिहास पूरे देश की कहानी कैसे कह सकता है। खैर, उत्तर प्रदेश के साथ कुछ ऐसा ही है। ये वो जमीन है जहां श्री राम और श्री कृष्ण ने जन्म लिया, जहां बुद्ध ने ज्ञान बांटा और जहां भारत के इतिहास के सबसे अहम पन्ने लिखे गए। तो चलिए आज इस शानदार सफर पर निकलते हैं। राजनीति में ये लाइनें यूं ही मशहूर नहीं हैं। उत्तर प्रदेश ने हमेशा से भारत की सियासत की दिशा तय की है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो सदियों से चली आ रही है। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी धरती की जहां भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के किस्से गूंजते हैं, जहां भगवान बुद्ध अपना पहला उपदेश देते हैं और फिर उसी मिट्टी से मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई जैसे शूरवीर उठ खड़े होते हैं। यही तो है इस भूमि की असली पहचान, जहां अध्यात्म और क्रांति दोनों साथ साथ चलते हैं। तो सवाल ये है कि ये कहानी शुरू कहां से होती है। इसके लिए हमें समय में हजारों साल पीछे जाना होगा, उस दौर में जब इस इलाके में सभ्यता अपनी पहली सांसें ले रही थी। देखिए, उत्तर प्रदेश की कहानी कोई 100-200 साल पुरानी नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी है। प्रतापगढ़ में मिले इंसानी खोपड़ी के अवशेष हों या लहुरा देवा में चावल की खेती के सबूत, ये सब बताते हैं कि ये इलाका हमेशा से इंसानी बसावट का एक बड़ा केंद्र रहा है। वैदिक काल में तो ये इलाका भारत का मानो दिल था। इसे मध्य देश कहा जाता था, मतलब देश का केंद्र। यहीं रामायण और महाभारत जैसी महान गाथाएं रची गई। सोचिए, महर्षि वाल्मीकि और विश्वामित्र जैसे महान ऋषियों की ये तपोभूमि थी। ये नंबर अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। प्राचीन भारत में 16 बड़े और शक्तिशाली राज्य थे, जिन्हें महाजनपद कहते थे। और आपको पता है, उनमें से पूरे 8 महाजनपद अकेले उस इलाके में थे जिसे आज हम उत्तर प्रदेश कहते हैं। मतलब आधा हिंदुस्तान तो यही था। कुरु, पांचाल, काशी, कौशल ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के वो ताकतवर साम्राज्य थे जो यहीं से चलते थे। महाभारत की पूरी कहानी तो हस्तिनापुर के इर्द गिर्द घूमती है, जो कुरु साम्राज्य का ही हिस्सा था। तो अंदाजा लगाइए कि इस क्षेत्र की राजनीतिक ताकत क्या रही होगी। और हाँ, इसी वजह से उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना भी कहा जाता है। आखिरकार भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश यहीं सारनाथ में दिया और अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी जमीन पर बिताया। फिर आया साम्राज्यों का दौर। मौर्यों के विशाल साम्राज्य से लेकर गुप्तों के सुनहरे दौर तक ये जमीन हमेशा सत्ता का केंद्र रही। मथुरा कुषाणों के टाइम में कला का गढ़ बना, तो कन्नौज सम्राट हर्ष के जमाने में पूरे उत्तर भारत की राजधानी। मतलब इसका महत्व कभी कम हुआ ही नहीं। चलिए अब वक्त में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और मध्यकाल में चलते हैं। ये वो दौर था जब इस इलाके में एक नई मिलीजुली संस्कृति ने जन्म लिया, जिसने उत्तर प्रदेश की पहचान को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। 12वीं सदी के बाद उत्तर प्रदेश दिल्ली सल्तनत का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गया। एक के बाद एक 5 राजवंशों ने दिल्ली से हुकूमत की और ये पूरा इलाका उनके साम्राज्य के दिल की तरह धड़कता रहा। और फिर साल 1526 में इतिहास ने बहुत बड़ी करवट ली। बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया और उस मुगल सल्तनत की नींव रखी, जिसने अगले 200 से भी ज्यादा सालों तक इसी सरजमी से हिंदुस्तान पर राज किया। ये देखना बड़ा मजेदार है कि कैसे 2 महान मुगल बादशाहों ने उत्तर प्रदेश पर अपनी अलग अलग छाप छोड़ी। अकबर ने आगरा के पास फतेहपुर सीकरी बसाया और एक मिलीजुली संस्कृति को बढ़ावा दिया, तो वहीं उनके पोते शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में ताजमहल बनवाकर मोहब्बत और आर्किटेक्चर की एक ऐसी मिसाल कायम की जो आज भी दुनिया में बेजोड़ है। इस दौर की अगर सबसे स्थायी और खूबसूरत विरासत कोई है तो वो है गंगा जमुनी तहजीब। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। एक ऐसी संस्कृति जहां 2 अलग अलग धाराएं, गंगा और यमुना की तरह एक साथ आकर घुल मिल गईं। अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है। हम आधुनिक युग में पहुंच रहे हैं और एक बार फिर उत्तर प्रदेश इतिहास के बिल्कुल सेंटर में है, लेकिन इस बार अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत के एक बड़े गढ़ के रूप में। तो हुआ ये कि जैसे जैसे दिल्ली में मुगल सत्ता कमजोर होती गई, ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी जड़ें मजबूत करने लगी। उन्होंने धीरे धीरे इस इलाके पर कब्जा किया और इसे एक नया नाम दिया, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। और फिर वो दिन आया जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी।
1857 की क्रांति, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, उसकी आग कहीं और से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से भड़की थी। और इस बगावत की मशाल थामने वाले भी इसी मिट्टी के बेटे और बेटियां थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवध की बेगम हजरत महल, मंगल पांडे, नाना साहेब, ये वो नाम हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि इस प्रांत ने अपना आज का रूप कैसे लिया और आज़ाद भारत में इसकी क्या भूमिका रही। आज का उत्तर प्रदेश बनने में भी कई पड़ाव आए। 1902 में इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस पड़ा, फिर 1920 में राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ आ गई और आखिरकार 24 जनवरी 1950 को इसे अपना मौजूदा नाम मिला, उत्तर प्रदेश। 1857 की वो क्रांतिकारी भावना 20वीं सदी में आज़ादी के आंदोलन में भी जिंदा रही। ये प्रांत एक नर्व सेंटर बन गया था। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय जैसे बड़े बड़े राष्ट्रवादी नेता इसी धरती से निकले जिन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई को लीड किया। और वो कहावत याद है जिससे हमने शुरुआत की थी? ये लिस्ट उसका सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत है। आज़ादी के बाद भी जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री इसी राज्य ने दिए हैं। दिल्ली का रास्ता आज भी यहीं से होकर जाता है। तो हमने साम्राज्यों को बनते और बिखरते देखा, क्रांतियों की गूंज सुनी और एक नए राज्य को बनते देखा। लेकिन 4000 साल के इतने गहरे और